ईशर सिंह ज्यों ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग से उठ खड़ी हुई। अपनी तेज आंखों से ईशर सिंह की तरफ घूर के देखा और दरवाजे की कुंडी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का बाहरी इलाका एक अजीब रहस्यमयी खामोशी में डूबा हुआ था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मार कर बैठ गई। ईशर सिंह शायद अपने बिखरे उलझे हुए विचारों के धागे खोल रहा था। हाथ में कृपाण लिए एक कोने में खड़ा था। कुछ क्षण इसी तरह की खामोशी में बीत गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद ना आया और वो दोनों टांगे पलंग से नीचे लटका कर हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ ना बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे थल थल करने वाले गोश्त में भरपूर कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, होठों पर बालों का सुरमई गुबार यानी कि हल्के काले रंग की धुंध जैसी परछाई। ठोड़ी की साख्त से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह हालांकि सर झुकाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसने हाथ में कृपाण पकड़ रखी थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। मगर उसका कद, शरीर और रूप रंग की बनावट से पता चल रहा था कि कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए सबसे उपयुक्त मर्द था। कुछ पल जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कुलवंत और छलक पड़ी, यानी कि फूट पड़ी, भावनाओं में बह गई। लेकिन तेज आंखों को बचाकर वो सिर्फ इस तरह कह सकी, ईशर सैया। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों सा तेज असर देखकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सैया, लेकिन फौरन ही आवाज दबा ली, यानी कि रोक ली, जिससे शोर ना हो, और पलंग पर से उठकर उसकी तरफ जाते हुई बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने सूखे होठों पर जुबान फेरते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई सही जवाब है? ईशर सिंह ने कृपाण एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था, यानी कि ईशर सिंह का शरीर पलंग पर इस तरह फैल गया था कि पलंग पूरा भर गया हो। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। फिर उसके माथे पर हाथ रखकर कुलवंत ने बड़े प्यार से पूछा, जानी, क्या हुआ तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। छत से निगाहें हटाकर कुलवंत कौर के चेहरे को देखने लगा, जो उसके लिए बहुत जाना पहचाना और अपनापन देने वाला था। ईशर सिंह बोला, कुलवंत, ऐसे बोला जैसे कि उसकी आवाज में दर्द था। इतना सुनकर कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होठ में आ गई। बालाई होठ यानी कि भावनात्मक रूप से सिहर गई या रोमांचित हो गई कि वह पूरी तरह एक छोटे से एहसास जैसे होंठ तक सिमट गई हो। वह पूरी तरह उस पल में समा गई जैसे उसका रोमांच, प्रेम या भावना उसके होठों तक सिमट गई हो। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा देने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से थप्पड़ मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ए कुड़ी, का दिमाग ही खराब है? झटका देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सैया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर के देखा और अचानक दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की, बड़ी जानदार औरत है तू।
कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहाँ रहे? शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का बेटा ना हो जो तुमसे झूठ बोले, ईश्वर सिंह ने कहा। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी भपियां ले रहे थे। भपियां यानी कि गले से लगाना, शरीर से लिपटना, भावनात्मक रूप से करीब आना, प्रेम में डूबकर चिपक जाना। पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया, यानी कि किसी डर, चिंता या गिल्ट के कारण नीला हो जाना। कुलवंत कौर ने ये तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया? ईश्वर सैया, कसम वाहेगुरु की, जरूर कुछ दाल में काला है। ईश्वर सिंह ने कहा कि तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शक और ज्यादा मजबूत हो गया। उसने ऊपर का होंठ कसकर दबा लिया और हर शब्द को बहुत जोर देकर गुस्से या जज्बात से भरे हुए अंदाज में कहा, ईश्वर सैया, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने तानोमंद बाजुओं में समेटकर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भभोड़ना शुरू कर दिया, यानी कि अपनी ताकतवर भुजाओं में भर लिया और पूरी ताकत से उसे मसलने, दबाने और झिझोड़ने लगा। जानी मैं वही हूँ, घट घट पा चफियाँ तेरी निकले, हंडा दी गर्मी, यानी कि बार बार तुझे गले लगाऊं ताकि तेरे अंदर की हड्डियों तक की गर्मी निकल जाए, या इतना जोर से तुझे जब भी डालूं कि तेरे शरीर की सारी गर्मी बाहर निकल जाए। कुलवंत कौर ने कोई विरोध नहीं किया। वो रुकी नहीं, लेकिन वह शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुरे की माँ का वो हो गया था, यानी कि उस वक्त सब कुछ गड़बड़ हो गया था, या उस समय हालत बिल्कुल बेकाबू हो गई थी? मैं खुद भी नहीं समझ सका क्या हुआ। कुलवंत कौर, बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताओ, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथुनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कुलवंत कौर को सहवत भरी, यानी कि सराफा, सज्जनता, भला व्यवहार, शरीफाना अंदाज में कहा कि आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफान हो, यानी कि कुलवंत कौर के ऊपर होंठ पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें आ गईं। उसने नखरे के साथ आंखें घुमाई और हंसी शरारत भरे अंदाज में कहा, चल भाग यहाँ से। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वर सैया, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और किचकिचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तुरुप की चाल। कुलवंत कौर का बालाई होंठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने
दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं इसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी लेते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहेगुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरे हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है रे तू ईसर सैया। यानी कि कुलवंत कौर ने अपने हाथ पर बने लाल निशान को देखा और प्यार भरी शिकायत करते हुए बोली, ईसर सैया, तू बहुत जबरदस्त है, बहुत तंग करता है। ईसर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म, और ये कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लवों को काटा, उभरे हुए सीने को भभोड़ा, उभरे हुए कूल्हे पर आवाज पैदा करने वाले शांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। यानी कि उसने और भी ज्यादा शारीरिक उत्तेजना से भरे काम शुरू किए। ऊपर का होंठ दांतों से दबाया, कान को चूमा, काटा, सीने को जोर से मसल दिया, कूल्हों पर थपकी मारी, गालों पर गहरे किस किए और चूमते चूमते सीने को लार से गीला कर दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईसर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा ना कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कुलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तन कर खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईसर सैया, काफी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। यानी कि कुलवंत कौर प्रेम और वासना की चरम स्थिति पर पहुंच चुकी थी, जैसे कोई हांडी उबाल पर हो। लेकिन ईसर सिंह अपने अंदर वो आग नहीं जगा पा रहा था। उसने जितने भी तरीके आजमाए सब बेकार हो गए, जैसे कोई हारता हुआ पहलवान आखिरी चाले चल रहा हो। कुलवंत कौर, जो पूरी तरह तैयार थी, बार बार की छेड़छाड़ से झुंझला गई और तंज कसते हुए बोली, ईसर सैया, बहुत हाथ पैर चला चुका है, अब असली काम कर। ये सुनते ही ईसर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के मुंतजिर बाअमल आजा को सख्त नाउम्मीदी हुई तो वो झल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़ कर और नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईसर सैया, वो कौन हराम जादी है जिसके पास तू इतने दिन रह कर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है। यानी कि ये सुनकर ईसर सिंह की हालत ऐसी हो गई जैसे उसके हाथ से सारे पत्ते फिसल गए हों। वह थक कर कुलवंत के पास लेट गया, माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। कुलवंत कौर ने उसे उत्तेजित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब तक सब बिना कहे होता रहा था, लेकिन जब उसके अंगों को पूरी तरह निराशा हुई तो वो झल्लाकर पलंग से उठ गई। उसने गुस्से में पास की चादर ओढ़ी, नथुने फुला लिए और तैश में बोली, ईसर सैया, कौन है वो हरामजादी जिसके पास रहकर तू आया है, जिसने तुझे पूरी तरह निचोड़ दिया है। ईसर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब ना दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी, मैं पूछती हूँ, कौन है चड्डू, कौन है वो उल्फती, कौन है वो चोर पत्ता? यानी कि कौन है वो नीच औरत, कौन है वो चालाक धोखेबाज जिससे तू छिपकर संबंध बना रहा था?
ईसर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कोल्हों पर हाथ रखकर एक आज़्म के साथ कहा, ईसर सैया, मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी। खा वाहे गुरु की कसम, क्या उसकी तरह मैं कोई औरत नहीं? ईसर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने उसकी इजाजत ना दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। तेरी बोटी बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला तो। ले अब खा वाहे गुरु जी की कसम, क्या इसके पीछे कोई दूसरी औरत है? ईसर सिंह ने जब भारी मन से सिर हिलाकर यह बात स्वीकार की कि उसके पीछे कोई औरत है, तो कुलवंत कौर गुस्से से पागल हो गई। वह तुरंत कोने में रखी कृपाण की तरफ लपकी, उसकी म्यान को ऐसे उतार कर फेंका जैसे कोई केले का छिलका उतारता है, और फिर उसने ईसर सिंह पर हमला कर दिया। एक ही पल में ईसर सिंह के जिस्म से खून के फव्वारे छूटने लगे, लेकिन कुलवंत कौर को इससे भी सुकून नहीं मिला। उसने पागल बिल्लियों की तरह उसके बाल नोचना शुरू कर दिया और उस अनजानी औरत को, जिसे वह सौत समझ रही थी, गालियां देती रही। कुछ देर बाद ईसर सिंह ने थकी और टूटी हुई आवाज में विनती की, अब छोड़ दे कुलवंत, अब छोड़ दे। उसकी आवाज में इतना गहरा दर्द था कि कुलवंत कौर का गुस्सा पिघल गया और वह पीछे हट गई। ईसर सिंह के गले से खून बहकर उसकी मूंछों तक पहुंच रहा था। उसने अपने कांपते होठों से शुक्रिया और शिकायत भरी निगाह से कुलवंत कौर को देखा और कहा, मेरी जान, तुमने थोड़ा जल्दी कर दिया, लेकिन जो होना था हो गया, ठीक ही हुआ। इतना सुनते ही कुलवंत कौर की जलन फिर जाग उठी। उसने गुस्से में पूछा, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? जब ईसर सिंह के मुंह में खून पहुंच गया और उसने उसका स्वाद महसूस किया, तो उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। फिर वह कांपती आवाज में कहने लगा, और मैंने पहले ही 6 लोगों की हत्या की है इसी कृपाण से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईसर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली ना दे उस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वो कौन है? ईसर सिंह की आवाज गले में अटक गई, जैसे भावनाओं और दर्द से भरा हो। उसने अपनी गर्दन को छूकर जब वहां से बहता हुआ खून देखा तो वह हल्के से मुस्कुराया और कहा, इंसान की माया, लालच, मोह, इच्छा भी कितनी अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने कहा, ईसर सैया, इधर उधर की मत बोल, असल बात बता। ईसर की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ, गला चिरा है, अब धीरे धीरे ही सारी बात बता पाऊंगा। और जब वो बात बनाने लगा तब उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी एक अजीब चीज है, यानी कि औरतें भी बहुत अजीब होती हैं। जब शहर में लूटपाट मची तो मैं भी दूसरों की तरह उसमें शामिल हुआ। जो भी गहने, रुपए, पैसे मिले वो सब मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात है जो मैंने तुमसे छुपाई थी। ईसर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईसर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें 7 आदमी थे, 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपाण से, जिससे
तूने मुझे छोड़ उसे, सुन। एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईसर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं। ईसर सैया कुलवंत कौर के तो हर रोज मजे लेता है, ये मेवा भी चख कर देख ले। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि इसके साथ जबरदस्ती करूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईसर सिंह की जुबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निगल कर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईसर सिंह ने हलक से बामुश्किल ये अल्फाज निकाले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन यानी कि ईसर सिंह के गले से बहुत मुश्किल से ये शब्द निकले। मैंने संभोग की कोशिश की, लेकिन इसके बाद उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईसर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोलीं और कुलवंत कौर के जिस्म के तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईसर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।